नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रत्नराज एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बायोलॉजी से संबंधित अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। यदि आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और याद रखते चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के मुंह से स्रावित होने वाली लार ग्रंथि किस चीज़ को पचाने में सहायक होती है? तो ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, विटामिन या स्टार्च। चलिए बताइए दोस्तों, क्या है आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टार्च। स्टार्च जो है मुंह से स्रावित होने वाली जो लार ग्रंथि है, स्टार्च को पचाने में सहायक होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो कौन सा मूल तत्व जो है ऑक्सीजन के बाद अधिक उपलब्ध है? ऑप्शन है सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम, क्लोरीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः भोजन का अधिकांशतः पाचन होता है, तो भोजन का पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन है उदर में, यकृत में, बड़ी आंत में या डी, छोटी आंत में। कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, छोटी आंत। छोटी आंत जो है बहुत अधिक लंबी होती है बड़ी आंत से, और इसमें जो है भोजन का अधिकांशतः पाचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य का तापमान होता है, एक सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है? तो देखिए ऑप्शन में फ़ारेनहाइट दिया गया है, सभी ऑप्शन में जो है फ़ारेनहाइट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 98.6 फ़ारेनहाइट। इसके साथ ही यह भी याद रखिए दोस्तों कि अगर सेंटीग्रेड और केल्विन में पूछे तो उसका सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है? केल्विन में अगर पूछे तो 310 केल्विन, जबकि सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी गलत है? तो कौन सा जोड़ी गलत है? ऑप्शन ए, प्लेग, चूहा, ये जो है सही है। ऑप्शन बी, रेबीज, कुत्ता, ये भी सही है। ऑप्शन सी, टेपवर्म, सुअर, ये भी सही है। और ऑप्शन डी, पोलियो और बंदर, ये जो है सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, पोलियो, बंदर। जो ऑप्शन डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। यह प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न है? निम्न में से कौन सा ग्लैंड आंसू के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा ग्लैंड है? ऑप्शन है प्यूस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैंक्रियास या डी, लैक्राइमल ग्लैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैक्राइमल ग्लैंड। लैक्राइमल ग्लैंड जो है कहाँ पाया जाता है? आँख के पीछे पाया जाता है। इसको याद रखिए दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां प्रश्न है, शरीर में ब्लड बैंक के रूप में जाना जाता है, किसे ब्लड बैंक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है प्लीहा, यकृत, वृक्क या हृदय। चलिए बताइए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर रहेगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, प्लीहा। प्लीहा को स्प्लीन भी कहा जाता है,
तो ऑप्शन में जो है स्प्लीन भी दिया जा सकता है, तो इसको याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त का पीएच मान होता है, तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? ऑप्शन है 7.4, 7.3, 7 या 7.5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7.4। मनुष्य में रक्त का जो पीएच मान है वो कितना होता है? 7.4। इसके साथ ही दोस्तों यह भी पूछा जाता है कि यूरिन का पीएच मान कितना होता है, तो यूरिन का पीएच मान होता है 4.8 से 8.4, जस्ट अपोजिट है। 4.8 से 8.4 इतना जो है मनुष्य में जो यूरिन है, मनुष्य का जो यूरिन है उसका पीएच मान हो सकता है, तो इसको भी याद रखिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस किससे संबंधित है? डायलिसिस किससे संबंधित है? ऑप्शन है हृदय, वृक्क, अग्नाशय या फेफड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वृक्क। डायलिसिस क्या होता है दोस्तों? डायलिसिस एक मशीन होता है जो कि तब लगाया जाता है जब वृक्क किसी कारणवश खराब हो जाता है और रक्त को शुद्ध करने में असमर्थ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है डायलिसिस मशीन लगाया जाता है और रक्त को शुद्ध किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने दर्शाया? सबसे प्रथम किसने दर्शाया? हिप्पोक्रेटस ने, या हरगोविंद खुराना ने, या वाटसन एवं क्रिक ने, या ऑप्शन डी विलियम हार्वे। कमेंट में बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण के सिद्धांत को सर्वप्रथम दर्शाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है? कौन सा है लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम? ऑप्शन है XX क्रोमोसोम, दूसरा XY क्रोमोसोम, तीसरा 1 और 2 दोनों ऑप्शन, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 XY क्रोमोसोम। हम जानते हैं दोस्तों मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या? 46 होती है, जबकि जोड़े में देखें तो कितना होता है? 23 जोड़े। ठीक है, तो इसका 23वां जोड़ा जो है क्या होता है? लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है। तो फीमेल में जो है 23वां जोड़ा क्या रहता है? 100X रहता है, जबकि Y और X, यदि मेल का X फीमेल का X क्रोमोसोम से जुड़ता है तो होने वाली संतान जो है गर्ल्स होती है, जबकि Y क्रोमोसोम X क्रोमोसोम से जब मिलता है फीमेल के तो वह होने वाला जो चाइल्ड होता है वह जो है क्या रहता है? बॉयस होता है। तो इसको भी याद रखिए दोस्तों, ये भी पूछा जाता है। अगर जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े होते हैं, जबकि संख्या पूछे तो क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भाग नेत्रदान में प्रयुक्त होता है? कौन सा भाग जो है नेत्रदान में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है रेटिना, कार्निया, आइरिस या पूरा आँख। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्निया। नेत्रदान में कौन से अंग का उपयोग किया जाता है? कार्निया का उपयोग किया जाता है। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और बनते हैं दोस्तों। कौन से क्वेश्चन बनते हैं? मानव नेत्र में पड़ने वाले प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? तो कौन करता है? आइरिस करता है। ठीक है, मानव नेत्र में जो प्रकाश पड़ता है उसका नियंत्रण कौन करता है? आइरिस करता है। जबकि एक और क्वेश्चन बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब मानव नेत्र में कहाँ पर बनता है? तो कहाँ पर बनता है, कौन से अंग में बनता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेटिना पर बनता है। ठीक है,
ये क्वेश्चन भी याद रखते चलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है ईईजी का? ए हृदय, बी मस्तिष्क, सी फेफड़े या डी वृक्क? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मस्तिष्क। मस्तिष्क का गतिविधि दर्ज करने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। ईईजी का फुल फॉर्म होता है एनसेफेलोग्राम। इसका उपयोग हम मस्तिष्क की स्थिति को दर्ज करने के लिए करते हैं। साथ ही एक और क्वेश्चन बनता है ईसीजी। इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? हृदय की गतिविधि को दर्ज करने के लिए करते हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है दोस्तों, ओके, इसको भी याद रखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? मानव के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क, यकृत। ऑप्शन हो जाए, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मस्तिष्क। मस्तिष्क का जो है ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता, बाकी अदर अंग का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, परंतु मस्तिष्क का नहीं किया जा सकता है। याद रखिए दोस्तों, किसका ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है? मस्तिष्क का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँखों के किस दोष का इलाज नहीं किया जा सकता है? किस दोष का इलाज नहीं किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, या ऑप्शन सी वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस, या ऑप्शन डी अबिंदुकता? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्णांधता। वर्णांधता इलाज नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही इन दोनों को भी याद रखिए, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जा सकता है। इसको भी पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है लुई पास्चर, अरस्तु, ग्रेगर जॉन मेंडल, या ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि बहुत ही प्रचलित बुक है। और साथ ही इन्होंने एक और सिद्धांत दिया था नेचुरल सिलेक्शन, जिसको प्राकृतिक चयन या फिर प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं। इन दोनों को भी याद रखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में होता है, डीएनए में क्या होता है? ए अमीनो एसिड, बी पेप्टाइड्स, सी पेप्टोन्स, या डी न्यूक्लियोटाइड्स? तो डीएनए में क्या रहता है? डीएनए में होता है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। साथ में यूरिडीन भी रहता है, और इसके साथ ही किनारे साइड में क्या जुड़ा रहता है? शुगर और फास्फेट समूह भी जुड़ा रहता है। तो इसको याद रखिए, क्या रहता है डीएनए में? न्यूक्लियोटाइड्स जो है रहता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा
कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? कौन सा जो है इनमें से कौन सा मोनोसैकेराइड समूह का है ना मोनोसैकेराइड है? ठीक है, ऑप्शन है सुक्रोज, बी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, या सी गैलेक्टोज, या डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज जो है मोनोसैकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट को 3 समूह में बांटा गया है दोस्तों। क्या क्या है? मोनोसैकेराइड, ठीक है, डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, इन तीनों समूह में बांटा गया है। इनमें अलग अलग जो है अणु रखे गए हैं। ठीक है, याद रखिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? रेनिन का स्त्रावण करने वाला अंग है। तो रेनिन का स्त्रावण करने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन है यकृत, अमाशय, या वृक्क, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? वृक्क। वृक्क जो है रेनिन का स्त्रावण करता है। रेनिन क्या है दोस्तों? रेनिन एक एंजाइम है, ठीक है, जो कि भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्परिवर्तन का कारण क्या है? ऑप्शन है क्रोमोसोम में परिवर्तन, बी जीन में परिवर्तन, या सी डीएनए में परिवर्तन, या डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, क्रोमोसोम में परिवर्तन होता है तो उत्परिवर्तन हो जाता है, जीन में उत्परिवर्तन होता है तो भी परिवर्तन होता है तो भी उत्परिवर्तन हो जाता है, या डीएनए में परिवर्तन होता है तो उत्परिवर्तन हो जाता है। उत्परिवर्तन क्या है दोस्तों? उत्परिवर्तन ऐसा है, वह घटना है जिसमें क्रोमोसोम या फिर बॉडी का कोई सा भी पार्ट जो है अचानक से उत्तेजित हो जाता है और पूरा चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। तो ठीक है, तो उत्परिवर्तन तीन कारण से होता है: क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन और डीएनए में परिवर्तन। इसको याद रखिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेलियोंटोलॉजी का अध्ययन है, या फिर पेलियोंटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है पेलियोंटोलॉजी में? तो ऑप्शन है पक्षियों का, या अस्थियों का, दांतों का, या फिर जीवाश्मों का। चलिए दोस्तों बताइए, पेलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेलियोंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जबकि बाकी जो दिया गया है ये भी विज्ञान के शाखा के अंतर्गत इसका भी अध्ययन किया जा सकता है। इन सब का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि पक्षियों का अध्ययन हम करते हैं ऑर्निथोलॉजी में, जबकि अस्थियों का हम लोग किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। जबकि दांतों का अध्ययन किस में किया जाता है? ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन किया जाता है। इन सबको याद रखिए दोस्तों, ये जो है पेपर में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ऑप्शन है कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, या जिंक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, आयरन। आयरन जो है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन, इसके साथ ही यह याद भी रखिए कि हीमोग्लोबिन के कारण ही जो है जो रक्त का लाल रंग है वह है ना। और साथ ही हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन जो है पूरी बॉडी में करता है। ठीक है, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुणसूत्रों पर जीनों की इस उपस्थिति का क्रम है। तो गुणसूत्र पर जीनों की उपस्थिति का क्रम कैसा रहता है? जीन जो है क्रोमोसोम में कैसा रहता है? ए गोलाकार रहता है,
कुंडलिनीकार रहता है या रेखाकार रहता है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये जो है बहुत ही बार पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को, इसको याद रखिए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेखाकार। लाइनियर फॉर्म में जो है जीन जो है क्रोमोसोम पे पाया जाता है, इसको याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति रुधिर दिया जा सकता है। ए बी रुधिर वर्ग के जो व्यक्ति है किसको अपना रुधिर दे सकते हैं, तो किसको दे सकते हैं? ए को, बी को, ए बी को या ओ ब्लड ग्रुप को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी को। ए बी जो ब्लड ग्रुप है केवल ए बी ब्लड ग्रुप को ही अपना रक्त दे सकता है। ठीक है, इसके साथ ही यह भी याद रखिए ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन का अभाव होता है, जबकि ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी का अभाव रहता है। ठीक है, एंटीबॉडी का अभाव रहता है। और साथ ही यह भी याद रखिए कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है यह जो है सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है, जबकि ब्लड ग्रुप ओ सर्वदाता ब्लड ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटीन की इकाई है, प्रोटीन की इकाई कौन क्या है? ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज या सी अमीनो एसिड या डी न्यूक्लियोटाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो सबसे पहले अमीनो एसिड, फिर उसके बाद अमीनो एसिड मिल के जो है पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, फिर उसके बाद न्यूक्लियोटाइड बनाता है, फिर उसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाता है, फिर उसके बाद क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ठीक है, ये इसका प्रोटीन बनने का क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है। ग्लाइकोलिसिस में किसका परिवर्तन होता है? ए प्रोटीन ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, बी ग्लूकोज फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है, या सी स्टार्च ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, या डी ग्लूकोज पायरुविक एसिड में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ग्लूकोज जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है? पायरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में ग्लूकोज अणु जो है भाग लेता है और वो जो है क्या बनाता है? लास्ट में पायरुविक एसिड बनाता है और एटीपी के रूप में एनर्जी मुक्त करता है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? ऊर्जा संचय जो है हमारे शरीर में किस पदार्थ के रूप में रहता है? चलिए बताइए, ऑप्शन देख के बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, वसा के रूप में अधिकतम ऊर्जा संचय रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी है या विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है निकोटीनिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या कैल्सीफेरॉल या टोकोफेरॉल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, जबकि कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, जबकि टोकोफेरॉल विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है, जबकि निकोटीनिक एसिड जो है किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B3। ठीक है, इसको याद रखिए। ठीक है, और विटामिन जो है, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज की थी फंक ने। ठीक है, फंक, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने जो है विटामिन की खोज की थी। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, किसके द्वारा पाचन होता है? इरेप्सिन द्वारा, स्टेप्सिन द्वारा, पेप्सिन द्वारा या इमाइलॉप्सिन द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इमाइलॉप्सिन। इसके द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ये इसको याद रखिए दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, परपोषी, मृतोपजीवी, मांसाहारी या शाकाहारी। क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगी इसका ऑप्शन बी, मृतोपजीवी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, है ना, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।